हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 7 फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही फ्रेम किए गए हैं, लेकिन ये आपको और भी जो डिफरेंट स्टेट लेवल पे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज़ का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई फर्दर इंटरेस्टेड है तो वो इस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं एप्लीकेशन पे बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। तो यहीं से हम लोग डेली 10 क्वेश्चंस इस सेशंस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आज कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पे डिफरेंट आइलैंड्स के नेम लिखे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबव लोकेशंस बेस्ड ऑन देयर जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि आपको इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आया करे तो आप एक बार मैप ज़रूर देख लिया करिए, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे लोकेटेड हैं, आसपास क्या चीज़ें हैं, जिससे कि अगर आपको फ्यूचर में कोई इससे मिलता जुलता क्वेश्चन दिखाई दे तो आप उसको आसानी से कर सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे ताइवान। ताइवान असल में जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं वो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है। ठीक है, तो ताइवान आपका सबसे पहले रहेगा, सबसे नॉर्थ में ताइवान पड़ता है। सेकेंड है बाजो डे मैसिनलॉक। आप इसको स्कैरबरो शोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये पैरासिल आइलैंड के थोड़ा सा सदर्न साइड पे पड़ता है नियर द फिलीपींस, और इसको आप थोड़ा सा मैप पे ज़रूर देखिएगा। ये एक स्मॉल रिंग ऑफ रीफ्स है जो कि साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। ठीक है, फिर थर्ड है यहाँ पे पैरासिल आइलैंड। ये ताइवान के साउथ में है, और कौन से सी में है तो साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। और फोर्थ है स्पार्टले आइलैंड। तो ये असल में सदर्न मोस्ट लोकेशन है इन सब में से, और ये भी आपकी साउथ चाइना सी में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा, सबसे पहले तो ताइवान आएगा डेफिनेटली, और उसके बाद फिर पैरासिल आइलैंड्स आएगा, उसके बाद फिर ये बाजो डे मैसिनलॉक यानी कि स्कैरबरो शोल आएगी, और फिर ये स्पार्टले आइलैंड्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए 1, 3, 2 एंड 4, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। With respect to the Global Digital Wellbeing Index, which of the following observations are correct? इस इंडेक्स के बारे में दो बातें हैं, आइए इनको देखते हैं। फर्स्ट है, इंडिया हैज सिक्योर्ड द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स। क्या इंडिया की रैंक इसमें हाईएस्ट थी? यस, इंडिया ने टॉप पोजिशन इसमें एक्वायर की थी, और हमारा स्कोर 67 था आउट ऑफ 100। ओके, और ये स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट एंड सपोर्ट नेटवर्क्स को दिखाता है बिटवीन द पेरेंट्स एंड द टीनेजर्स, राइट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इंडिया की टॉप मोस्ट पोजीशन थी इस इंडेक्स में। सेकेंड है, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जनरेशन जेड यूजर्स रिपोर्टिंग ऑनलाइन थ्रेट्स ग्लोबली। क्या इसका जो परसेंटेज है वो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा था? येस, इस रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि जो इंडिया के अंदर जनरेशन जेड के यूज़र्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है हाईएस्ट रेट्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेट। इसमें सेक्सटॉर्शन और ग्रूमिंग वगैरह आता है। ठीक है, तो दोनों ही बातें इस इंडेक्स के बारे में बिल्कुल सही हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। योर आंसर इज सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन रेगुलेशन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइए देखते हैं। फर्स्ट है, द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एम्स टू रिप्लेस द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्या इस बॉडी का पर्पज़ है कि वो यूजीसी को रिप्लेस कर दे? येस, डेफिनेटली इसका पर्पज़ ही यही है। इसको इसीलिए फॉर्म किया गया है जिससे कि जो भी हायर एजुकेशन है इंडिया के अंदर उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ये कंसोलिडेट कर सकें, और साथ ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को रिप्लेस कर सकें। ओके, सेकेंड है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रमोट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ HECI एज अ सिंगल रेगुलेटरी बॉडी। क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रमोट करती है इसके एस्टैब्लिशमेंट को एज अ सिंगल रेगुलेटरी बॉडी? येस, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसमें ये बात आउटलाइन की गई है कि देयर इज़ अ नीड फॉर अ सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिससे कि जो हमारा हायर एजुकेशन गवर्नेंस है वो स्ट्रीमलाइन हो सके। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो प्रमोट करता है इसके एस्टैब्लिशमेंट को एज अ सिंगल रेगुलेटरी बॉडी। नाउ द थर्ड वन इज, द HECI increases the scrutiny of the government in the management of educational institutions. No, क्योंकि इसका पर्पज़ है जितने भी नंबर ऑफ रेगुलेटर्स हैं उनको डिक्रीज करना, और साथ ही जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट में उसको भी डिक्रीज करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना कि ये इंक्रीज कर रहा है गवर्नमेंट के स्क्रूटनी को इन द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये कहना गलत होगा, राइट। तो असल में ये डिक्रीज कर रहा है ना कि इंक्रीज कर रहा है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, ओनली 2, ओके। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइए देखते हैं क्या बातें हैं। फर्स्ट है द सैन डिगो जू इज नोन फॉर इट्स सक्सेसफुल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स फॉर इंडेंजर्ड स्पेशीज। क्या ये जू जाना जाता है अपने सक्सेसफुल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए फॉर द इंडेंजर्ड स्पेशीज? यस, क्योंकि अब तक इन्होंने लगभग 100 से भी ज़्यादा स्पेशीज़ को ब्रीडिंग करवाई है और साथ ही ये लीडिंग पोजीशन पे हैं इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है द Svalbard ग्लोबल सीड वॉल्ट प्रिजर्व्स द सीड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू एंश्योर द बायोडाइवर्सिटी। येस, क्योंकि इन्होंने मिलियंस ऑफ सीड सैंपल्स को स्टोर किया हुआ है जिससे कि ग्लोबल फूड सप्लाईज को सेफगार्ड किया जा सके, ओके। थर्ड है द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव एम्स टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन अक्रॉस द साहेल रीजन इन अफ्रीका। ये भी सही है क्योंकि इसका पर्पज है 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को रेस्टोर करना बाय द एंड ऑफ 2030, ओके। तो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का पर्पज बिल्कुल सही लिखा है। इनका पर्पज है डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट या टैकल करना अक्रॉस द साहेल रीजन इन अफ्रीका, फाइन। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Moving to question number 5, which of the following lakes are the artificial lakes in India? आइए देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से हमारे artificial lakes हैं। फर्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत सागर, सेकेंड है कोलेरू लेक, थर्ड है लोकतक लेक एंड फोर्थ इज वेम्बनाड लेक। तो फर्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको कि क्रिएट किया गया है रिहान डैम पे ऑन द रिहान रिवर इन उत्तर प्रदेश, और प्राइमरीली इसको हम यूज़ करते हैं इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक आर्टिफिशियल लेक है। सेकेंड है कोलेरू लेक, ये आर्टिफिशियल लेक नहीं है बल्कि ये एक नेचुरल लेक है जो कि लोकेटेड है इन बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टास। कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड और साथ ही हैबिटाट है हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी। तो ये एक नेचुरल लेक है, ना कि एक आर्टिफिशियल लेक है। थर्ड वन इज लोकतक लेक, ये भी एक नेचुरल लेक है जो कि मणिपुर में लोकेटेड है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर देयर फ्लोटिंग आइलैंड्स, राइट। और साथ ही इसकी बहुत अच्छी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, राइट। तो ये भी एक नेचुरल लेक हुई, ना कि आर्टिफिशियल लेक है। फोर्थ है वेम्बनाड लेक, ये भी एक नेचुरल लेक है जो कि केरला में है और ये अपनी लार्ज साइज़ के लिए जानी जाती है, साथ ही ब्यूटीफुल सीनरीज के लिए भी, और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सिर्फ यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक है, बाकी और जो तीनों ऑप्शंस हैं ये सारे नेचुरल लेक्स में आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। सिर्फ एक ही इसमें से आर्टिफिशियल लेक थी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। हाइड्रोजन और उनका प्रोडक्शन प्रोसेस दिया हुआ है, आपको बताना है कौन कौन सा पेयर सही है। फर्स्ट है यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन, It is produced using renewable energy sources like solar or wind for water electrolysis. Yes, green hydrogen क्योंकि एक इको फ्रेंडली फ्यूल माना जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से प्रोड्यूस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करते हुए, जैसे कि सोलर और विंड, ओके। तो डेफिनेटली ये पेयर सही है। सेकेंड है ब्लू हाइड्रोजन, इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस थ्रू स्टीम रिफॉर्मिंग कंबाइनिंग द नेचुरल गैस विद स्टीम। ब्लू हाइड्रोजन असल में डिराइव होता है नेचुरल गैस से थ्रू द स्टीम रिफॉर्मिंग, जहाँ पे आप नेचुरल गैस को स्टीम के साथ कंबाइन करते हैं और जो कार्बन एमिशन इसमें होता है उसको कैप्चर किया जाता है, मेकिंग इट अ लोअर एमिशन अल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। द थर्ड वन इज टर्कोइज हाइड्रोजन एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन एमिटिंग ग्रीन हाउस गैस। नो, क्योंकि टर्कोइज हाइड्रोजन जो है इसको आप मीथेन पायरोलिसिस के प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन और सॉलिड कार्बन जनरेट होता है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं सही है। और फोर्थ है ग्रे हाइड्रोजन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मीथेन पायरोलिसिस यील्डिंग हाइड्रोजन एंड सॉलिड कार्बन। ये असल में टर्कोइज हाइड्रोजन का पेयर होना चाहिए था। और जो ग्रे हाइड्रोजन है यहाँ पे इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन, जो कि एक प्रोसेस होता है जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, लेकिन ये लीस्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ऑप्शन होता है, ठीक है।
तो ब्रे हाइड्रोजन का जो पेयर है वो यहाँ पे है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन एमिटिंग द ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ के पेयर आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, बाकी फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही थे। विच ऑफ द अबव पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? योर आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2 पेयर्स। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. In the context of the direct energy weapons, which of the following observations are correct? Direct energy weapons के बारे में 2 बातें हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यूज द काइनेटिक एनर्जी टू डैमेज, इनकैपेसिटेट और डिस्ट्रॉय द टारगेट्स। क्या ये काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं टू डैमेज, इनकैपेसिटेट और डिस्ट्रॉय द टारगेट्स? नो। असल में ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं ये एक रेंज्ड वेपन होते हैं जिसमें आप कंसंट्रेटेड एनर्जी का यूज़ करते हैं दैट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, और इसकी हेल्प से फिर हम इनकैपेसिटेट, डैमेज, डिसेबल या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनिमी इक्विपमेंट्स को, उनकी फैसिलिटीज़ को या फिर पर्सनल को। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का नहीं बल्कि हम कंसंट्रेटेड एनर्जी का यूज़ करते हैं। ओके, Second is, compared to traditional munitions, DEWs are potentially less costly per shot than missile. तो अगर आप ट्रेडिशनल म्यूनिशंस के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स पोटेंशियली देखा जाए तो लेस कॉस्टली आते हैं पर शॉट दैन मिसाइल्स। और मिसाइल्स को अगर हम देखें तो दीज आर फिजिकल प्रोजेक्टाइल्स, राइट, और आप इनको एक्सपेंड करते हैं विथ ईच शॉट, जबकि ये जो हमारे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं थियोरेटिकली अगर हम देखें तो ये बहुत बार फायर किए जा सकते हैं यूजिंग द सेम एनर्जी सोर्स, और इससे जो पर शॉट कॉस्ट आपकी आती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और फर्स्ट यहाँ पे गलत था, तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन में आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ओनली 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज, इन द लाइट ऑफ क्लाइमेट फेनोमेना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइए देखते हैं। फर्स्ट है, द अल्बेडो इफेक्ट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सर्फेसिस टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट। तो ये बिल्कुल सही है। अल्बेडो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट साइंस में क्योंकि इससे टेम्परेचर रेगुलेशन हमारा इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, सेकेंड इज, सी आइस मेल्टिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक बाय रिड्यूसिंग द अल्बेडो। ये भी सही है क्योंकि जैसे जैसे जो आपकी आइस है वो मेल्ट होती जाती है, डार्कर ओशन वाटर जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है जिससे कि वार्मिंग उसमें बढ़ती है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, ग्लोबल वार्मिंग इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द प्लैनेट अफेक्टिंग ऑल रीजन्स इक्वली। क्या ग्लोबल वार्मिंग पूरे प्लैनेट पे यूनिफॉर्म होता है? नो, क्योंकि वार्मिंग रेट डिफरेंट है हर जगह पे, तो डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग भी अलग अलग होगी हर जगह। जो आर्कटिक है वो ज़्यादा गर्म है अगर हम इसको कंपेयर करें अदर रीजन्स के साथ, और आर्कटिक के अंदर बहुत तेज़ी के साथ टेम्परेचर इंक्रीमेंट देखा गया है, नियरली 4 टाइम्स ज़्यादा है अगर हम ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो ये कहना कि सारी जगह पे ग्लोबल वार्मिंग एक जैसा होगा ये गलत होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन इज, विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्राइब्यूनल recently seen in the news, consider the following statement. फॉरेन ट्राइब्यूनल के रिगार्डिंग 3 बातें हैं। फर्स्ट है, these are quasi judicial bodies that are formed through the foreigners order of 1964. क्या ये quasi judicial bodies हैं जिनको कि फॉर्म किया गया है through this foreigners order of 1964? yes, ये quasi judicial bodies होती हैं डेफिनेटली जिनको फॉर्म किया गया through the foreigners tribunals order of 1964 अंडर सेक्शन 3 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। ठीक है, और क्या पर्पज़ होता है इस बॉडी का? तो इसके अंतर्गत जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं किसी भी स्टेट में वो किसी भी पर्सन को सस्पेक्ट कर सकती हैं टू बी अ फॉरेनर, किसको जाके? टू दिस ट्राइब्यूनल। ठीक है, सेकेंड है, द FTs आर करेंटली एक्सक्लूसिव टू असम एज केसेज ऑफ इलीगल इमाइग्रेंट्स आर डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द फॉरेनर्स एक्ट इन अदर स्टेट्स। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि फॉरेन ट्राइब्यूनल्स फिलहाल एक्सक्लूसिव हैं टू द असम स्टेट, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट के जो केसेस हैं दे आर डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द फॉरेनर्स एक्ट इन अदर स्टेट्स। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज, ईच फॉरेन ट्राइब्यूनल इज हेडेड बाय अ रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। नो, क्योंकि हर फॉरेन ट्राइब्यूनल जो है उसको लीड करते हैं एक मेंबर जो कि जजेस में से ही होते हैं। ठीक है, ये जजेस भी हो सकते हैं, एडवोकेट्स भी हो सकते हैं या फिर सिविल सर्वेंट्स विथ जुडिशियल एक्सपीरियंस। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि वो जो पर्सन लीड कर रहे हैं ही शुड बी अ रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, यहाँ पे एडवोकेट और सिविल सर्वेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है और बाकी दोनों बिल्कुल सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द अबव स्टेटमेंट? योर आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2।
Now the last question says, in the context of fiscal policy and economic growth, consider the following statement. आइए देखते हैं. फर्स्ट है, इट प्रमोट्स इंटरजेनरेशनल इक्विटी एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट. क्या ये इंटरजेनरेशनल इक्विटी एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करते हुए? येस, डेफिनेटली. फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो 2003 का है वो इंश्योर करता है इंटरजेनरेशनल इक्विटी फिस्कल मैनेजमेंट में, साथ ही लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करते हुए. ठीक है, तो ये डेफिनेटली सही है. एंड सेकेंड इज द सेंट्रल गवर्नमेंट डेट इज कैप्ड एट 60% ऑफ जीडीपी बाय 2024 टू 2025. क्या इसको कैप किया गया है एट द 60% ऑफ जीडीपी? नो, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट डेट जो है इट डज नॉट एक्सीड द 40% ऑफ द जीडीपी बाय द एंड ऑफ 2024 टू 2025. ठीक है, तो 40% से ऊपर ये एक्सीड ही नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है, तो सिर्फ एक ही गलत है. योर आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली टू इज रॉन्ग. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. आई होप यू हैव लाइक्ड इट. और इसी तरह से हम लोग इन सेशंस को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका भी सीखेंगे, और इसके अलावा जो भी हमारी नॉलेज है वो भी डेफिनेटली इंक्रीज होगी इन लेक्चर्स की हेल्प से. तो कल हम लोग वापस से मिलते हैं इस सीरीज़ में अगले लेसन के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे. विद दिस मी नुज़हात सना साइनिंग ऑफ.